मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, आप लोगों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और डिमांड के अनुरूप। जी हाँ मित्रों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक ऐसा शीर्षक लाऊं, एक ऐसा नियम बता दूं केपी सिस्टम का, ताकि आप लोग एकदम प्रसन्न हो जाएं और ज्योतिष का नियम सीखने में और ज्योतिष का भविष्य कथन या फलादेश करने में सक्षम हो जाए। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली फलादेश का सही सूत्र क्या है, हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन फार्मूला। जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं कि केपी ज्योतिष की ही बात करता हूं और जो भी बताता हूं केपी एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी में ही बताता हूं। तो मित्रों, परंपरागत ज्योतिष में अनेकों सूत्र सिद्धांत हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सबसे लेटेस्ट पद्धति है, प्रणाली है, सबसे बाद में बनी है। बहुत कुछ संशोधन करके गुरुवर के एस कृष्णमूर्ति जी ने इसका सूत्रपात किया था, जो आज बहुत प्रचलित है, लोग इसको बहुत चाह रहे हैं। मित्रों, यद्यपि फलकथन और फलादेश के लिए आप का समग्र चिंतन होना चाहिए और विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, लेकिन असली सूत्र क्या है, राशि नक्षत्र उप नक्षत्र, ये तो हम सभी जानते हैं, या सिग्निफिकेटर क्या है, इसके बारे में बड़ी कई वीडियो हमने दिया है। लेकिन असली सूत्र यही है, जो कि अन्य ज्योतिष में नहीं मिलेगा। ये भाव प्रधान ज्योतिष है, अर्थात राशियों से ग्रह किस राशि में स्थित है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ग्रह किस भाव में महत्व बैठा है और किस भाव में उसकी राशियां। दूसरा विषय, ग्रह किस नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, तो पुराने नियम ही लागू होंगे, लेकिन कुंडली के 12 भाव होते हैं, द्वादश भाव, और उन भावों में जो उप नक्षत्र स्वामी को देखा जाता है वो भी भाव प्रधान ही है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि बड़ा ही रहस्य से पर्दा उठाने वाला वीडियो है और बहुत ही आपको ज्ञान देने वाला वीडियो है। इस नाते अंत तक पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि शुरू से अंत तक इसमें जिज्ञासा बनी हुई है और बनी रहेगी। अंत तक आप वीडियो देखोगे तो निश्चित रूप से आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। मगर में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए, और वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में दीजिए। अपना विचार जरूर रखिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। आज मैंने किसी का बर्थ डिटेल नहीं रखा है, बल्कि केपी लग्न आमनिक कस्प चार्ट, एक नेचुरल कुंडली जो कुदरती और प्राकृतिक कुंडली होती है मेष लग्न की, वही हमने दिया है। क्योंकि सूत्र समझाने के लिए किसी का बर्थ चार्ट देने पर हम जो तो बताते हैं और आप कहीं न कहीं कंफ्यूज होते रहते। मित्रों, कुंडली में 12 भाव, इन्हीं 12 भावों के आधार पर केपी का मुख्य सूत्र है, नियम है, फलादेश है। अर्थात पहले हम भाव कुंडली देखते हैं कि 12 भावों के उप नक्षत्र स्वामी क्या कहते हैं, और जीवन घटनाओं के क्रम का संकलन है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक घटनाओं पर ही आधारित है। उसको आप कार्य का रूप नाम भी ले सकते हो और घटना भी कह सकते हो। इसे हम ज्योतिष की भाषा में इवेंट कहते हैं। इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। घटना कोई घटना है, चाहे वो जन्म हो और चाहे मुंडन हो, चाहे उपनयन हो, या कोई भी कार्य जीवन का। अब इसके लिए
कृष्णमूर्ति पद्धति में एक होता है ये कस्पल सिग्निफिकेटर्स, एक होता है केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर, एक होता है लग्न चार्ट, एक होता है कस्प चार्ट, एक होता है ग्रह स्पष्ट, एक होता है भाव स्पष्ट, और एक होता है दशा अध्ययन। अर्थात इन्हीं चार्ट को, इसी सिस्टम को अगर ध्यान में रख करके आप फलादेश करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सूत्र जो बताने जा रहा हूं बड़ा ही ध्यान देने योग्य है। मित्रों, जब कस्पल चार्ट में 12 भाव में क्या देखते हो कि आपके जीवन में यह घटना है कि नहीं है, ये कार्य आपके जीवन में है कि नहीं है, उसको इवेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। तो हम कस्पल सिग्निफिकेटर्स देखते हैं और उसमें उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी से वो उप नक्षत्र स्वामी स्वयं के द्वारा और नक्षत्र के द्वारा जिन भावों को बताता है वही फल उस भाव संबंधी नक्षत्र स्वामी देता है। इसमें एक नियम है, बस वो भाव को समझिए, प्रमुख भाव कौन है उस घटना के और सहायक भाव कौन है। अभी 2 4 6 घटनाओं का नाम लेकर के उसको बताऊंगा, क्योंकि जीवन की घटनाएं अनंत हैं, इन्हीं 12 भावों में ही निहित है। सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम शुरू से 4 6 ऐसी घटनाएं हैं जिसे आप चाहते हो, जिसको कार्य का रूप देते हो, सफलता का रूप देते हो, उसको हम घटना कह रहे हैं। यहां हम देखते हैं जैसे लग्न भाव है, 12 भाव संबंधित कुछ घटनाओं का नाम ले रहे हैं। लग्न भाव से हम देखते हैं आयु और स्वास्थ्य, अर्थात प्रथम भाव या लग्न भाव का उप नक्षत्र स्वामी अगर 1 5 9 और 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर है, इन भावों को बता रहा स्वयं और नक्षत्र के द्वारा, तो आप दीर्घायु होंगे। और यही उप नक्षत्र स्वामी अगर 2 7 मारक स्थान 6 8 और 12, 2 7 6 8 और 12 इन भावों को बता रहा है, तो आप अल्पायु होंगे, कोई भी व्यक्ति। इसी में एक बाधक भाव भी होता है, जैसे चर लग्न है तो 11वां भाव, स्थिर लग्न होता तो 9वां भाव, और द्विस्वभाव लग्न होता तो 7वां भाव। तो 7वां तो मारक होता ही है, लेकिन 9वां और 11वां अगर स्थिर लग्न है तो 9वां, और चर लग्न है तो 11वां। इसको आयुवर्धक मत मानिए, इसको इसी अल्पायु में जोड़ लीजिए। और 1 5 9 11 जो हमने बताया है वह भाव भी हो, और 2 6 7 8 और 12 ये भाव भी आयु मिश्रित हो तो उसे कहते हैं मध्य आयु। तो आयु की गणना प्रथम भाव से होती है, लेकिन प्रथम भाव का उप नक्षत्र स्वामी इन्हीं भावों को जब बताएगा उसी अनुसार आप आयु की गणना करेंगे। स्वास्थ्य के लिए लग्न भाव का उप नक्षत्र स्वामी 1 5 और 11 भाव का सिग्निफिकेटर हो स्वयं और नक्षत्र, तो आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। एक चीज और पहले बता दूं कि ये जो भाव मैं बता रहा हूं इनके 12 भाव को देखिए, एक जगह बताऊंगा, हर जगह आप जान। और कुंडली का 8वां और 12वां, 8वां और 12वां ये भाव निगेटिव भाव, प्राय विरोधी फल देते हैं। 12वां भाव 2 जगह शुभ फल देता है, एक विदेश गमन के लिए जरूरी है, विदेश यात्रा के लिए, और एक ऋण मुक्ति के लिए, नहीं हर जगह विरोधी फल देता है। और जिन भावों को हमने बताया, जैसे 1 5 9 और 11 हमने बताया, तो 1 का व्यय 12वां हुआ, 5 का व्यय 4था हुआ, 9 का व्यय 8वां हुआ, और 11वें का व्यय 10वां। ये प्राय निगेटिव फल देते हैं। तो प्रमुख सहायक और निगेटिव भावों को समझ गए आप, यही मेन सूत्र है, तो कुंडली का फलादेश आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो नियम है उसको आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन प्रमुख और सहायक भाव समझ लीजिए। जैसे घर का कोई मुखिया होता है और घर में जो सहयोगी होते हैं उसके दोनों के सहयोग से चलता है। अब ये तो हमने प्रथम भाव के बारे में बताया। द्वितीय भाव धन के लिए, धन से भी बहुत विषय देखे जाते हैं, लग्न से वो अलग है। तो धन के लिए प्रमुख भाव है द्वितीय, और सहायक भाव कौन से हैं? 6 10 और 11।
द्वितीय के साथ 6, 10, 11 या 2, 6, 10, 11 में से कोई भी भाव अगर द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी बता रहा तो धन की स्थिति अच्छी होगी। और 6, 11 या 10 जिसको हमने बताया है कि रेशियो में किस तरह से स्थिति अच्छी होगी। उसी तरह से लग्न भाव को देखने के लिए उससे जो भी विषय देखे जाते हैं, प्रमुख भाव पहला है और 5, 9, 6, 8, 12 जो भी है ये सहायक भाव हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फल और निगेटिव है तो निगेटिव फल मिलेगा। तृतीय भाव है, तृतीय भाव, द्वितीय से हमने द्वितीय बताया, कुटुंब बताया, बहुत कुछ, बैंक बैलेंस होता है, सब कुछ। तृतीय जैसे है छोटे भाई बहन तो होता ही है, लेकिन ये एजेंसी का भी होता है, ये लॉटरी का भी होता है, ये छोटी यात्रा का भी होता है, ये लेखन का भी होता है, ये जैसे हम वीडियो दे रहे हैं सोशल मीडिया का भी होता है। लेकिन तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 और 11 मेन भाव आए हो, 3 या 11 या 3 और 11, इसको भी जान लीजिए। जो प्रमुख सहायक भाव कह रहे हैं, अगर इन भावों का उपनक्षत्र स्वामी जो प्रमुख सहायक भाव हैं इनमें से किसी भाव का कार्य हो तो ये घटना जीवन में होंगी। अब चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव से माता होता ही है, लेकिन भूमि, भवन, वाहन और शिक्षा ये मेन होता है। तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 4, 9 और 11 या इसमें से कोई भाव बता रहा है तो शिक्षा की स्थिति उसी तरह से अच्छी होगी। विरोधी भावों को भी जानना हो, 4 का व्ययभाव 3, 9 का व्ययभाव 8वां और 11 का व्ययभाव 10, तो और कुंडली का 8वां 12वां, ये यहाँ बताने की चीज नहीं है। आपको थोड़ा अध्ययन की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, मेरे वीडियो को देख करके आप खुद समझ जाओ। तो चतुर्थ स्थान का उपनक्षत्र स्वामी अगर 4, 9, 11 बता रहा है तो शिक्षा की स्थिति अच्छी होगी, अब पढ़ेगा बच्चा। और यही चतुर्थ का उपनक्षत्र स्वामी यहाँ हमने बताया है कि कोई चीज खरीदना हो, वाहन, जमीन, तो 4, 11, 12 जरूरी है, क्योंकि धन के साथ साथ 12वां भाव आपको इन्वेस्ट भी करना हो, तो 4, 11, 12 होता है। और वाहन हो, भवन हो, वाहन के लिए शुक्र, भवन के भूमि के लिए मंगल, ये तो अलग विषय है, ये तो विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी या होगी। इसी तरह से संतान पक्ष, संतान पक्ष में बहुत विषय 5वें से देखे जाते हैं, लेकिन पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5 ये प्रमुख भाव है और 2 और 11 ये सहायक भाव। 5, 2, 11 या इनमें से किसी भाव का सिग्निफिकेटर हो स्वयं और अपने नक्षत्र के माध्यम से तो संतान प्राप्ति होगी, निश्चित है। इसी तरह से अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ाते हैं ताकि आपको कोई कठिनाई न हो, वो वीडियो लंबा। छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी नौकरी जैसे देखना है तो छठवां स्थान नौकरी का प्रमुख है 6, 10, 2 और 11, अर्थात प्रमुख भाव और 10, 2, 11 7 ये भाव को बता रहा हो या सहायक भावों को बता रहा हो स्वयं नक्षत्र के द्वारा तो नौकरी मिलेगी। और अगर निगेटिव बता रहा तो बाधाएं आएगी, और ये भाव नहीं बता रहा प्रमुख और सहायक तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसी तरह 7वां भाव मान लीजिए प्रमुख भाव आपके विवाह का है, अन्य भी बहुत भाव बातें देखी जाए। विवाह के लिए 7 प्रमुख भाव है, 2 और 11 सहायक, 7, 2, 11 में से सबका या किसी का कार्य हो तो विवाह होगा, और अगर किसी का न हो तो विवाह नहीं होगा मित्रों। और अगर निगेटिव भाव का 6 का 10 का 1 का कार्य हो तो बाधाग्रस्त होगा, तो 7वां भाव हो गया। इसी तरह से 8वां भाव है, 8वां भाव से आज भी देखा जाता है चोट दुर्घटना बहुत, तो मित्रों 8वें को देख लीजिए। इसी तरह 8वें के साथ चोट दुर्घटना के लिए 8, 6, 12, 1 ये भाव सहायक होते हैं। एक स्थान भी सहयोगी हो जाता है कहीं कहीं चोट दुर्घटना या ऑपरेशन में, एक्सीडेंट में, मृत्यु में, बीमारी में, तो प्रमुख और सहायक भावों की जानकारी आपको चाहिए और उनके विरोधी भावों की जानकारी, यही एक असली नियम है। अब 9वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 9, 5, 11 का कार्य हो
तो पिता के प्रति, धर्म के प्रति आस्था होगी, इच्छा होगी, अध्ययन होगा। 9, 5 और 11, 9 प्रमुख है, 5 और 11 ये सहायक भाव है। 10वें भाव का उपनिषद स्वामी अगर 10, 6, 10, 10, 6, 11, 10, 6, 10, 11, 2 का 10, 6, 2 और 11 का कार्य हो, सिग्निफिकेटर हो, तो पद प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा, राज्य पक्ष से आपकी ऊंचाई आपको मिलेगी, चुनाव में सफलता मिलेगा, नेता मंत्री बन सकते हैं, IAS PCS, ये अलग विषय है। लेकिन प्रमुख और सहायक भावों को जब आप जान जाएंगे तब आप समझ पाएंगे ये घटना मेरे जीवन में है कि नहीं, भाग्य में हम लेके आए। अगर इन भावों का कार्य भाव का उपनिषद स्वामी नहीं है तो महादशा स्वामी कितना भी अच्छा फल दे रहा हो, फल नहीं मिलता। ये भाग्य पक्ष है और वो आपका काल पक्ष है, समय पक्ष। अभी उस पर भी आते हैं। तो 10वें का उपनिषद स्वामी 10, 6, 2 और 11, 10वां प्रमुख है, 6 और 2 और 11 ये सहायक भाव। 11वें का उपनिषद स्वामी इच्छा पूरक है, हर जगह जिस भी भाव से जुड़ा है, 11 और 2 है तो 10 देगा, 11 और 4 है, 11 के भाव का उपनिषद स्वामी तो भूम भून वाहन सुख देगा माता। 11 और 6 है तो नौकरी का, इस तरह से सर्वत्र इच्छा पूरक। और 12वां भाव विदेश गमन को जान लीजिए, आपकी विदेश यात्रा योग है कि नहीं, तो 12वां भाव प्रमुख है। 12, 9 और 3, 9 और 3 ये सहायक भाव। इस तरह से विदेश गमन या इससे सैकड़ों सवाल आप तभी हल कर सकते हो जब आप देखो भाव कुंडली में कस्पल सिग्निफिकेटर्स में 12वें भाव के उपनिषद स्वामी जिससे संबंधित आप घटना या विषय की जानकारी चाहते हैं, वह उसका उपनिषद स्वामी अपने प्रमुख या सहायक भावों को बता रहा है कि नहीं। अब मित्रों, इससे तो आप ये देख सकते हो, जैसे फिर बता रहा हूं कि अगर मान लो संतान की बात आ गई एक विषय, तो संतान का प्रमुख भाव 5वां है, तो पंचम का उपनिषद स्वामी अगर 5, 2, 11 बता रहा है, इसका संतान होगी। लेकिन अगर समय निर्धारित करना हो कि कब होगी, तो जिस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है उस ग्रह में देखना पड़ेगा कि 5, 2, 11 भाव आए हैं कि नहीं आए। और ये भी बता दूं, उसको देखने का नियम तो यह है नक्षत्र के माध्यम से आया हो या उपनक्षत्र बता रहा हो तभी ये चीजें संभव होती, वो नियम हमने बताया है। अब घटना जीवन में होगी कि नहीं होगी ये आप भाव कुंडली से देखिए और उसमें घटना से संबंधित भावों के उपनक्षत्र स्वामी में वो देखिए, नक्षत्र स्वामी और उसके नक्षत्रेश के माध्यम से प्रमुख और सहायक भाव आए हैं कि नहीं आए, विरोधी भाव की अधिकता है कि नहीं, सब चीजों का संज्ञान लेकर के फलादेश आप कह सकते हो। लेकिन सही चीज तो यह है कि यह केपी में ही यह मात्र नियम हमने लिखा है। किसी भी घटना के लिए केपी में केवल एक ही नियम है। क्या नियम है कि भाव, जिस भाव से संबंधित आपका प्रश्न हो, विषय हो, घटना हो, कार्य हो, पहले कस्प कुंडली में देखिए उस भाव का उपनिषद स्वामी आपको बता रहा है कि नहीं, प्रमुख और सहायक भाव उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तब आप निश्चित कर सकते हो कि कार्य होगा। और कार्य कब होगा वो होता है, उसके लिए समय है, और वो समय महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर में होता है। उस ग्रह में वही भाव आए हों, जैसे संतान की बात हमने कहा, तो जिस ग्रह में 5, 2, 11 भाव आए हों उस ग्रह की दशा में, उस ग्रह की अंतरदशा में, उस ग्रह के प्रत्यंतर में जिनमें भी आया कार्य होगा। लेकिन ये भी एक नियम है कि अगर वो भाव तो आए हैं लेकिन नक्षत्र के माध्यम से आए हैं तभी सबल फल। नक्षत्र में 1, 2 भाव आए हैं और उपनक्षत्र में से भी इन्हीं प्रमुख सहायक भावों में से एक आध भाव वो सपोर्ट कर रहा है तो कार्य सिद्धि उसी समय होती है। लेकिन दोनों पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि भाव कुंडली में मिल रहा है और दशानाथ नहीं बता रहा है, या दशानाथ मिल रहा है भाव कुंडली नहीं बता रही है, तो कार्य सिद्धि नहीं होती। दोनों में होना चाहिए। तो मित्रों, अगर भाव कुंडली बता रही है, दशा स्वामी नहीं बता रहा, तो दशा बदलने के बाद कार्य सिद्धि होगी। लेकिन अगर दशा स्वामी बता रहा है और भाव कुंडली में
वो भाव नहीं है, उस भाव के ऊपर नक्षत्र स्वामी है, तो फल कभी नहीं होगा। हमने वीडियो भी दिया है कि शुक्र की महादशा चल रही, जो प्रचलित ज्योतिष में कहा जाता है शुक्र विवाह का कारक है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, 6 साल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें सप्तम भाव के ऊपर नक्षत्र स्वामी में 7 2 11 भाव नहीं आए। तो इस तरह से भाव कुंडली अगर नहीं बता रही है तो वह कार्य नहीं होगा। तो मित्रों, आशा है जो हमने बताया इन बिंदुओं को आप आसानी से सीख गए होंगे, और सीख लीजिए। मेरी वीडियो को बार बार देखिए, अंत तक देखिए, निश्चित रूप से सीख जाएंगे। आज हमने लिखा पढ़ी का बहुत ताम झाम नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा न हो, नाते आज का शीर्षक समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।